नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनको सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यानी 80 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो आपका चाहे समीक्षा अधिकारी हो या पीसीएस 2021 या जो कि 17 तारीख को होने वाला पीजीटी, अगर आप ज्योग्राफी से दे रहे हैं तो उन्हें जरूर एक बार देखिएगा, बहुत आपको उससे मतलब फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना 10 बजे चलती है इसी चैनल पर। आपको ये जितने भी मतलब पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स चल रहा है, तो आगे आने वाले या जैसे पेट से लेके सभी एग्जाम के लिए आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। शाम को इसी चैनल पर आपको 9 बजे क्लास चलती है जो कि आपके पेट के लिए जनरल स्टडी की है। और 25 अगस्त से हम लोग रात 9 बजे समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तो उसे आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन करिए। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा है। सवाल यह कह रहा है, ऐसे देखिएगा ध्यान से, कि मंदाकिनी नदी किस जल अपवाह ये अथवा नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा? तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग अमूमन गंगा और का नाम लेते हैं, तो यह भी पता होना चाहिए कि आखिर गंगा किन किन नदियों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी नदियां हैं, प्रयाग कौन कहां पर बनता है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम लोग देखें कि कह रहा है कि मंदाकिनी किस जल नदी से संबंधित है, तो इसका आंसर तो बच्चा अलकनंदा होगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे देखिएगा कि जैसे यहां से ये मंदाकिनी अलकनंदा निकलती है और यहीं से एक नदी आके इसमें गिरती मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं धौलीगंगा। धौलीगंगा जहां पर अलकनंदा से मिलती है वो कहलाता है आपका विष्णु प्रयाग। इसी तरीके से एक नदी ये आके मिलती नंदाकिनी, जिसे यहां पर हम लोग एक नंदाकिनी जिसे बोलते हैं नंद प्रयाग। इसी तरीके से यहां पर एक नदी मिलती आके पिंडर या पिंडारी, जहां पर बनता है कर्ण प्रयाग। इसी तरीके से एक नदी मंदाकिनी जाके मिलती है तो वो बनता है आपका रुद्र प्रयाग। और भागीरथी जब मिल जाती है तो बनता है देव प्रयाग, जहां से बाद में गंगा शुरू हो जाती है। तो इसका सही आंसर अलकनंदा है। अगला सवाल यह कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। यानी वो केदारनाथ से निकलकर रुद्रप्रयाग तक आती है। और जैसा अभी हमने आपको बताया भी कि जैसे ये अगर अलकनंदा है तो यहां पर ये नदी यूं आके ऐसे मिलती है अलकनंदा में, और इस नदी और ये प्रयाग का नाम है इसका रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में जब मिलती है, और इस नदी का नाम मंदाकिनी है, ये है अलकनंदा। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ है और मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ पड़ता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सी नदी है, वो है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, सरयू जिसे घाघरा कहा जाता है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, चिन्हित कीजिए। देखो सोन जो है वो आती है अमरकंटक से, दक्षिण से आती है, तो ये तो है नहीं। शारदा अथवा सरयू ये भी नहीं है, ये भी पहाड़ से या पर्वतों से आती है। रामगंगा भी नहीं है। तो ये आपकी एक नदी है गोमती, जिसे पीलीभीत में एक झील पड़ती है जिसका नाम है फुलेरू झील, वहां से निकलती है। ठीक है, तो ये पीलीभीत की फुलेरू झील से निकलती है और गाजीपुर में एक जगह पड़ती कैंथी, वहां पर जाके गंगा से मिल जाती है। तो यूं कहें कि गंगा की लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदी है और किसी पहाड़ से नहीं निकलती है, एक झील से आती है, उसका नाम है फुलेरू, जो कि पीलीभीत में है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से किस नदी का स्रोत है? तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा है। पेचीदा इसलिए क्योंकि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक है सिंधु और एक है ब्रह्मपुत्र। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती, जैसे अगर हम लोग यहां पर मान लेते हैं ये मानसरोवर झील है, ये अब मानसरोवर झील ये मान लिया हमने, तो यहां से देखिएगा कि जो मानसरोवर झील है यहीं से निकल गई इधर को, जिसे सिंध कहलाई, और यहीं से निकल गई इधर को जो ब्रह्मपुत्र कहलाई। तो जो इधर की ओर पश्चिम की ओर जाती है वो सिंध कहलाती है, और ये जब तक वो चीन में बहती तब तक इसे सांगपो कहते हैं।
लेकिन यहां पर एक सांगपो जहां से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है, ठीक है, योमा चुंगडुंग करके जो ग्लेशियर है एग्जैक्ट वो वहां से निकलती है। तो इस नदी, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां पर लगाएंगे, जिसका स्रोत है वो है सिंध, क्योंकि निकलती ब्रह्मपुत्र भी है लेकिन वहां एक ग्लेशियर है जिसका हमने नाम लिया योमा चुंगडुंग ग्लेशियर। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है, तिब्बत बांग्लादेश भारत, भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सिक्किम, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल। तो देखो बच्चा, यहां से पाकिस्तान वाले विकल्प को ऐसे काट दो क्योंकि पाकिस्तान से कोई सिंध का लेना देना नहीं है। दूसरी बात, भूटान से भी कोई लेना देना नहीं है, विकल्प बचे दो। अब याद रखिएगा यहां पर खाली तिब्बत दिया और यहां पर भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत, तो आपका विकल्प यह सही होगा क्योंकि तिब्बत एक छोटा सा क्षेत्र है जो कि चीन के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां पर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन बी। चलिए, निम्न नदियों में से किसका स्रोत बिंदु एक ही है, यानी ब्रह्मपुत्र गंगा ताप्ती ब्यास, ब्रह्मपुत्र सिंध, सिंध और गंगा, यानी इनमें से कौन सी नदियां हैं जो कि जिनका दोनों का जन्म यानी कह सकते हैं वो एक है बिंदु। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो आप ये देखिएगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ये दोनों नदियां हैं, एक चीन में जगह पड़ती है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, उसी पर एक झील पड़ती है, उस झील का नाम है मानसरोवर, और ये मानसरोवर झील के पास से ही दोनों नदियां निकलती हैं, इसलिए आपका आंसर है ये ब्रह्मपुत्र सही है। फिर अगले सवाल पे आते हैं, कहा कि कौन सा सुमेलित नहीं, बल्कि ये वाला यहां हटा देते, सुमेलित है, वरना क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब आपको बताना है यहां पर क्या है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कपिल धारा की, तो याद रखिएगा कपिल धारा है वो कहां पर है, वो पड़ता है नर्मदा नदी के ऊपर। किस पर? नर्मदा नदी के ऊपर। इसका मतलब ये वाला तो गलत है। अब जोग सारावती पर है, ये दोनों सही हैं, इसका मतलब ये तो जब गलत है तो सही दोनों ये हैं, तो इसका मतलब 2 और 3 यानी बी ऑप्शन आपका सही है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। वैसे नियाग्रा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो नियाग्रा जलप्रपात है ये रियल में अमेरिका में है, यहां नहीं है। अमेरिका में एक झील पड़ती है जिसे हम लोग ओंटारियो झील कहते हैं, इरी और ओंटारियो के बीच में ये पड़ता है। लेकिन यहां पर जो भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है वो है आपका चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट। किस नदी के ऊपर है? ये इंद्रावती नदी के ऊपर है कहां? अगर आपसे पूछ ले, राज्य पूछ ले, तो राज्य याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ये चित्रकूट वाटरफॉल है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? पहली बात तो आपको यह बता दें कि लैगून होता क्या है। लैगून की अगर हम लोग बात करें तो लैगून को कयाल भी कहते हैं, लैगून को अनूप भी कहते हैं, लैगून को आपको बैकवाटर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर आपको लगती है, दिखाई देती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या, जैसे ये देख रहे हैं, ये कयाल कहा जाता है, अनूप कहा जाता है। तो अगर हम अष्टमुडी देखें, ये केरल का एक लैगून है, चिलिका उड़ीसा का एक लैगून है, पुलिकट ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में लैगून है, ये लैगून नहीं है, पेरिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेम्बानद केरल, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो देखो ये बच्चे याद रखना, आप ही हमने आपको बताया था कि बेम्बानद क्या है, केरल का एक लैगून है। इसका मतलब ये तो सुमेलित है। लोकटक जो है ये मणिपुर में है, ना कि मेघालय में। ये मणिपुर में, ये सुमेलित नहीं है। डल झील कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र तमिलनाडु की सीमा पर है, अभी बताया, तो यहां पर ये सुमेलित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसे रहस्यमय झील कहा जाता है? तो रहस्यमय झील किसे कहा जाता है? जरा ध्यान से देखिएगा। जोर पोखरी झील,
डोडीताल, रूपकुंड, रेड हिल्स। तो इनमें कहा जाता है रूपकुंड हिल्स, जो ये झील है ये आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, लेह अवस्थित है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा लेह अवस्थित है झेलम के बाएं के, झेलम के बाएं ताएं किसी पर भी नहीं है, दायां बाएं छोड़ दो झेलम का, ये तो इसका मतलब दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ये सिंध नदी के दाहिने किनारे पर है, ऐसे जैसे ये सिंध बह रही है तो ये सिंध के दाहिने किनारे पर पड़ेगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही जलवायु पर स्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जलवायु में भिन्नता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अमृतसर और शिमला दोनों एक ही लैटिट्यूड पर होने के बावजूद आखिर ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि दोनों सेम लैटिट्यूड के ऊपर अगर सब कुछ सेम है तो क्लाइमेट भी सेम होगी, लेकिन सेम ना होने का कारण यह है कि अमृतसर प्लेन में है, शिमला हाइट पर है। और आपको पता होगा कि हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जाते हैं 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में लगातार कमी आती है, इसलिए यह सही आंसर होगा इनकी ऊंचाई में भिन्नता। निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? अगर हम सूखे स्थल की बात करते हैं तो सबसे सूखा लेह, जो कि सिंध नदी के दाएं किनारे पर है, अभी हमने आपको बताया सिंध के दाएं किनारे पर है। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा। तो देखो यहां पर इसका आंसर आपको बता दें, साथ ही साथ थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर हम लोग यहां पर देखें, ये भारत का मैप हो गया और ये हो गई इक्वेटर। जैसे ही हवाएं क्या करती हैं, दक्षिण पश्चिम यानी जो हवाएं इक्वेटर को क्रॉस करते दाहिने मुड़ जाती हैं, तो ये वाला कहलाता है, ये हमेशा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो ये साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो भारत में जो भी वर्षा होती है ये 20% बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, 80% अरब सागर की मानसून शाखा से, इसलिए आंसर सही आपका सी। अगला है, दिए गए भारतीय राज्यों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या होगा? यानी सबसे ज्यादा वर्षा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे यहां पर कोच्चि की बात करते हैं, कोच्चि, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, गलत विकल्प है। सही आंसर क्या होगा पहले तो ये बता, देखो ध्यान रखना, अगर हम लोग इनको मैप में देखें तो सबसे पहले मानसून केरल में आता है, कोच्चि में तो वर्षा बहुत ज्यादा होगी, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा कलकत्ता में, और जैसे जैसे हम आंतरिक क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, चाहे इधर से बढ़े चाहे इधर से बढ़े, वर्षा की मात्रा में लगातार कमी होती चली जाएगी। तो इसलिए आपका विकल्प सी सही है। आम्ल वर्षा संबंधित है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैंगो शावर। असल में होता क्या है, कर्नाटक में जब आम में बौर आने वाला होता है उस टाइम पर क्या होता है, जब बरसात होती है तो वहां पर आम की फसल के लिए जो बौर जो आता है उसके लिए काफी वो फायदेमंद होता है, इसीलिए उसे हम लोग मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। ये जो आपको ये आंसर तो ये सही है, लेकिन अगर बहुत लोग ये लगाएंगे तो बच्चा याद रखिएगा, बिहार बंगाल में जो प्री मानसून रेनफॉल होती है उसी को काल बैसाखी कहते हैं। तो क्या कहेंगे, काल बैसाखी कहते हैं, ये सही आंसर। अगला, भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। अगर आप यहां पर देखोगे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, तो ये तो बहुत सूखे वाला एरिया है, ये तो हो नहीं सकता। पश्चिमी घाट, हिमालय, ये वाला एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात हुआ करती है। भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाएगा? याद रखिएगा, जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें सबसे कम टेम्परेचर वेरिएशन होता है, और जो डेजर्ट एरिया होते हैं उनमें टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज्यादा हुआ करता है। तो डेजर्ट में क्या होता है, रात में रेत, दिन में रेत, एकदम आसमान पे टेम्परेचर, रात में एकदम ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर रेतीले एरिया जैसे कि रेगिस्तान यानी राजस्थान वाला एरिया, यहां पर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होगा। निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ठीक है, तो अगर हम लोग कृत्रिम झील की बात करते हैं तो एक देखो कोलेरू आंध्र प्रदेश में है,
नैनीताल उत्तराखंड में है, रेणुका शाही हरियाणा में है, ये जो है कोडई कैनाल आपकी तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का कोडई कैनाल जो है एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन भी है। भारत में निम्न में से किस प्रकार के सबसे ज्यादा बृहद क्षेत्र पर यानी वन, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर किस टाइप के वन पाए जाएंगे? तो जरा देखो, भारत में याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो वन मिलते हैं वो मिलते हैं डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब पतझड़ वाले, मतलब जैसे हम लोग की खोपड़िया गंजी हो जाती है ना, बाल झड़ जाते हैं, तो इसी तरीके से पेड़ के पत्ते भी झड़ जाते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग डेसिडुअस कहते हैं। तो कोई गंजे आदमी देख के डेसिडुअस ना कह देना, गड़बड़ हो जाए मामला, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन से होंगे? पर्णपाती यानी पतझड़ वाले कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमलित है? टीक जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन, चंदन काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, सुंदरी पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा टीक का मतलब होता है सागौन, सागौन जम्मू कश्मीर में नहीं होता, मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए विकल्प कट गया। देवदार आपका पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में होता है, ये कोनिकल फॉरेस्ट का पौधा होता है, ये आपका ये नहीं हो सकता। चंदन की कास्ट यहां पर ये आपका तमिलनाडु कर्नाटक में ज्यादा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरी वन मिलेंगे, ये बिल्कुल सही है, 100% आंसर डी सही है। अगला है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो याद रखिए बच्चा, ये राजस्थान में खेजड़ी का पौधा होता है, ये सामाजिक वानिकी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, खेजड़ी पौधा याद करो, सलमान खान ने वो काले हिरन मारे थे, वो राजस्थान का वो भी था, कोई हम साथ साथ ने कौन सी पिक्चर शूटिंग वूटिंग चल रही थी। ठीक, किसका सुमेल नहीं है यानी कौन सा मिसमैच है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही बात। भीतरकनिका उड़ीसा में है, यह भी बिल्कुल सही बात। पिछवाड़ा तमिलनाडु में है, यह बात भी सही है। ये बेम्बा नद कहां है? अभी बताया था, कहां है? केरल का एक लैगून है। तो सही आंसर क्या होगा? ये मैच नहीं कर रहा है। अगला है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उपस्थित हैं। सबसे ज्यादा ये नहीं कर रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्चा मिलेंगे इसमें कहां पर? सबसे ज्यादा वहीं मिलेंगे जहां पर टेम्परेचर खूब डट के रहता है और वर्षा खूब दबा के होती है। तो ये वाला एरिया सबसे बढ़िया है, यहां पर ये खूबी मिलेगी तो जंगल मिलेंगे अपने आप, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगले सवाल पे आते, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? यानी जिसे हम लोग कहते हैं वेट, ट्रॉपिकल वेट। कहां गया देखो, करा, इसका मतलब होता है वेट यानी ह्यूमिड, और ये होता है ट्रॉपिकल। तो बच्चा इसमें अगर आप देखोगे, यहां तो सिर्फ आपको एवरग्रीन दिखेंगे, ठीक है, यहां पर वैसे वाले दिखेंगे एरिड, एरिड जैसे थोड़े से, यहां पर ये दिखेंगे जो आप जैसा पूछा गया वैसा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अधिक चराई से। अरे अधिक चराई से कैसे रोक लोगे? जानवर जब चरेगा खेत में तो उसकी टॉप से मिट्टी कटेगी, मिट्टी बह जाएगी, तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। वनस्पतियों का उन्मूलन, अरे भाई वनस्पतियां अगर काट दोगे, पेड़ अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को पकड़े रखते हैं, जब पेड़ नहीं होंगे मिट्टी आसानी से कट जाएगी, इसलिए भी विकल्प गलत है। वनरोपण यानी कि पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगा के हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को कस के पकड़े रखते हैं, जिससे मिट्टी को कटने से बचाते हैं। पश्चिमी हिमालय का शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो अभी हमने आपको बताया था कि एक वृक्ष पाया जाता है खासतौर से हिमालय रीजन में, पश्चिम हिमाचल प्रदेश रीजन में, उसका नाम होता है देवदार। ये पौधा कैसा दिखता है? जैसे ऐसे हम लोग अशोक के पेड़ देखा, ये वैसे ही होता है, जैसे पुरानी पिक्चर में देखा, कभी पुरानी पिक्चरों में ऐसी रियल शूटिंग दिखती है, पता लगा हीरो यहां वहां हीरोइन वहां, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, पूरा गाना खत्म, वो पेड़ से चिपके खड़े, उधर पिछले से खड़े, ठीक, उनमें देखना ये दिखेगा। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है?
तो ये जंगल की आग बच्चा ब्यूटिया मोनोफेरा स्पर्मा को कहा जाता है जंगल की आग, इसके लिए एक उपनाम है। निम्न राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? याद रखिएगा, प्रतिशत होना अलग चीज होता है और ओवरऑल क्षेत्रफल होना अलग चीज होती है, इसीलिए दोनों में फर्क है। और फर्क याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा परसेंटेज में आता था हरियाणा, और अगर हम कुल क्षेत्र की बात करते तो उत्तर प्रदेश सही होता। भारत प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, भारत प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। किसमें बटा हुआ है? देखो बच्चा, एक पर्वतीय क्षेत्र आता है, दूसरा पठारी क्षेत्र है, तीसरा मैदानी है और चौथा तटीय क्षेत्र है। तो 4 हो गए, इन्हीं को लगा दो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? यानी कि यहां से आपको पूरब से पश्चिम की ओर चलना है। पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो आप पाएंगे क्या? सबसे पहले कंचनजंगा पाएंगे, फिर एवरेस्ट मिलेगी, फिर अन्नपूर्णा मिलेगी और फिर धौलागिरी मिलेगी। तो पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे, सबसे पश्चिम में ये दिखेगी, सबसे पूरब में ये दिखेगा। वैसे सभी चोटियां नेपाल की हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम है, बताएं सबसे नई? अजंता, जो कि आपको पता है अजंता कहां है? महाराष्ट्र में। पालकोंडा ये आंध्रा में। कैमूर ये मध्य भारत में पड़ेगी। पटकोई ये पूर्वी भारत में। तो ये पटकोई जो है वो हिमालय का भाग है। और हिमालय जानते हो दुनिया में नवीन वलित पर्वत है। निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक, कश्मीर या लद्दाख? तो देखो यहां पर ऐसे करके देख लेते हैं। ऐसे देखो, ये वाला ये ऐसे कुछ है। तो ये वाला रीजन यहां पर देखा होगा आपने, इसे कहलाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला एरिया लद्दाख रीजन कहलाता है, इसी को अक्साई चीन भी कहा जाता है। तो यहां पर मिलेगा आपका ये जो लद्दाख का पठार है, वो ये वाला एरिया में लद्दाख का पठार दिखाई देगा, ये वाला। और ये ऐसे एरिया दिखता है, इसे कहते हैं हम लोग पीओके। ये है LOC। तो ये सही आंसर क्या है? लद्दाख का पठार। अगला है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश। मुख्यतः प्रमुख संसाधन क्या है? यानी पश्चिमी हिमालय में जो संसाधन है वो सबसे प्रमुख संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय में, हिमालय रीजन में आप सोचो कि लोहा, कोयला, तांबा, पीतल तो निकलना नहीं। वहां पर पश्चिमी हिमालय में जो वन संपदा है, और खास तौर से देवदार, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो यहां पर क्या मिलेगा? ये वन संपदा मिलेगी, और वो भी खास तौर से देवदार। अगला है प्राचीन भारत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी सबसे, यहां पर अभी पूछा था नया, अब पूछा पुराना। तो देखो, अगर नए में बात आ जाए तो हिमालय से ज्यादा धरती पर कोई नया नहीं, अरावली से ज्यादा धरती पर कोई पुराना नहीं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखो अरावली पुराना दिया है, यहां पर प्राचीन पूछा है, यही सही है। दूसरी बात यहां पर एक और याद रखिएगा कि अगर मान लो अरावली का नाम नहीं दिया जाता है तो एक नाम आता है अपलेशियन का। तो अपलेशियन कहां है? ये अमेरिका के पूर्वी किनारे पर है। ये भी बहुत पुराना है, अरावली का हमजोली है। निम्न में से कौन सा रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूअल का मतलब होता है अवशेष या अवशिष्ट, यानी बचा खुचा। तो अवशिष्ट पर्वत पर अगर देखेंगे तो हिमालय तो नया है, या तो ये हो नहीं सकता। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट एटना ये भी ज्वालामुखी। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि पुराने पर्वत को ही मोस्टली अवशिष्ट पर्वत कह सकते हैं हम लोग। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा मध्य स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, राजमहल या अरावली? तो देखो यहां पर ऐसे देखो, ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, ये हो गई आपकी ताप्ती, और इनके बीच में ये एक पहाड़ है, ये ऐसे, इसे कहा जाता है
सतपुड़ा। ये 2012 यूपी पीसीएस में पूछा भी जा चुका है, आप मिला लीजिएगा पेपर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला कह रहा है कि किन पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं? पालनी पहाड़ियां, अनायमुंडी, नीलगिरी या शिवराय। देखो कुछ ऐसा यहां पर सीन है, ऐसे ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना लिया। यहां पर ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहां पर ये मिलते हैं और ये एरिया कहलाता है नीलगिरी। ठीक है, यहीं पर नीलगिरी एरिया जहां तक आपकी नजर जाएगी तो सिवाय चाय दिखेगी। यहां पर एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम जो है वो टोंडा है। क्या नाम है? टोंडा। और ये काम क्या करते हैं? इनमें एक बहुत ही अजीब फीचर है जो बहुपति प्रथा होती है, और इसी तरीके से एक जौनसारी में भी बहुपति प्रथा होती है जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला कौन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है? तो कौन कर्नाटक, तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर स्थित है? तो यहां पर याद रखिएगा, तो ये तीनों के मिलन बिंदु पर है बच्चा नीलगिरी, और यहीं पर आपको ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट मिलते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था। अगला है, भारत में कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? देखो अरावली को देखोगे गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, इसलिए 4 राज्यों में, ये गलत ऑप्शन। सतपुड़ा भी कई राज्यों में, इसलिए गलत है। सह्याद्री तो ढेर सारे राज्यों में, पश्चिमी घाट को कहते हैं, तो सह्याद्री तो आपका यहां से लेके यहां तक है। तो एक इसमें आती है आपकी अजंता, ये जो कि महाराष्ट्र में है अकेले, ये यही सही है। देखो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो अगर हम लोग महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को की बात करते हैं तो महाराष्ट्र यानी पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को बच्चा कहते हैं इसमें क्या? सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं इसको। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वो क्या कहलाती हैं? कार्डमम जिसे हम लोग बोलते हैं इलायची, तो ये कहां पाई जाती हैं? ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव श्रेणी या सतमाला। देखो बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, ये भी है, ये आपकी गुजरात में है। कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? देखो अगर यहां पर एक सवाल ध्यान से सुनिएगा, अगर प्राचीनतम पूछे तो आपके पास एक आंसर है वो है धारवाड़, और नवीनतम पूछे तो आपके पास एक आंसर है वो गोंडवाना। और गोंडवाना अगर पूछ ले कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है तो भारत का 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। तो यहां पर पूछा क्या है? भारत में नवीनतम पूछा है, तो नवीनतम में लगाएंगे ये, और अगर प्राचीनतम पूछता तो यह आंसर होता। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि किस स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार है? देखो किसी भी अगर टाइम का, अगर हम किसी भी प्लेस की अगर हम लोग टाइम डिसाइड करेंगे, जैसा कि आपको एक दिन बताएंगे डिस्क्रिप्टिव क्लास में कि कैसे निकालता है, इतनी देर में टाइम निकलता है, इतनी देर में, तो ये देशांतर रेखा ही सर्वोसभा होती है जो टाइम निकालने में काम आती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? वो तो सेम क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या था? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार, दोनों सेम सवाल हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की वैल्यू है, 180 अफ्रीका जा नहीं सकती। एशिया से, ये भी गलत है, यहां से हो ही नहीं सकती है, तो यहां से जाती है। और 180 ये 1884 में डिसाइड की गई थी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, सॉरी नहीं होती है, तो न्यूनतम बीच की दूरी जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है?
जैसा कि आपको पता होगा कि इसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है, और बेरिंग जलसंधि जो है वो आपकी चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती, जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कैसा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है, तो वो है आपका बेरिंग। इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार। ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ती है। जिब्राल्टर इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा निकट है? तो भूमध्य रेखा जिसे आप जानते हैं जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है, अगर आप देखोगे कोलंबो, और यहां पर ये आएगा कोलंबो जो कि बहुत दूर है, कोलंबो गलत, जकार्ता भी दूर। यहां पर अगर आप सिंगापुर को देखोगे तो सबसे नजदीक बिल्कुल सिंगापुर इसके लगेगा, जस्ट किनारे रखा हुआ है, तो इनमें सबसे नजदीक जो है वो आपका सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कौन सा ग्रुप है जिसमें से गुजरती? देखो ऐसे काटना, यहां पर देखो मलेशिया से नहीं जाती है, मलेशिया 2 जगह है, ऐसे काट दो, जाम्बिया ये भी काट दो। यहां पर अगर देखोगे केन्या, ये करीब करीब 13 देशों से दुनिया भर में जाती है, तो उनमें से आपका ये साउथ अमेरिका का, ये अफ्रीका का, ये एशिया का है। किस तिथि रेखा को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर, बचपन से लेके 55 तक पढ़ते आए हो। 21 मार्च और 23 सितंबर, कहीं कोई मिल रही डेट? 23 सितंबर मिल तो रही। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या होगा? यहां पर समझने वाली बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन होगा वही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध का वही सबसे बड़ा दिन होगा, उल्टा। ठीक, तो यहां पर क्या करा, सबसे छोटा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर होता है, जबकि यही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला सवाल है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिस्र, भारत, ईरान, म्यांमार। अरे भैया, जब अगर हम मिजोरम से आगे बढ़ेंगे बर्मा शुरू हो जाएगा, तो बर्मा से तो जाती होती है, भारत से तो जाती है, मिस्र से भी जाती है, भारत से भी जाती है, ये ईरान से नहीं जाती है, जिसकी वैल्यू 23.5 डिग्री है, कर्क रेखा कहती है। निम्नलिखित देशों में से दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश? भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। देखो हम अगर इनके सबके नगरीकरण पर जाएं तो इन सभी देशों में नगरीकरण परसेंटेज में पाकिस्तान का ज्यादा है, और अगर बात करते हैं ओवरऑल नगरीय आबादी की तो भारत की ज्यादा है, क्योंकि भारत की आबादी तो क्या नाम उसके बराबर भी है। आप देखेंगे कि जैसे कि अमेरिका की कुल आबादी और भारत की नगरीय आबादी बराबर है, और अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो ये तो होने तो पाकिस्तान परसेंटेज में आगे है, लेकिन नगरीय आबादी में भारत क्या दुनिया में चीन को छोड़ के कोई नहीं है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? तो माल्थस का नाम सुना होगा, इन्होंने बताया था जनसंख्या स्क्वायर में बढ़ती, जैसे 2, 4, 16, 32, 164, 32, यानी जस्ट स्क्वायर में बढ़ती, जबकि संसाधन स्क्वायर में नहीं बढ़ते हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश, मतलब जहां पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो सार्क देश ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ज्यादा घने देशों में बांग्लादेश का नंबर आता है, बल्कि विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं उनमें इसका नंबर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा घनत्व तो नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन हां जो बहुत ज्यादा डेंसिटी है जहां पर जनसंख्या की, उन देशों में इसका शुमार होता है। सबसे ज्यादा प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो मिलेगी वो ओशनिया में। ओशनिया मतलब जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें जितने गोरी चमड़ी दिखे वो सब समझ लो माइग्रेटेड हैं, और वहां पर एक एंड्रू साइमंड थे क्रिकेटर, तो वो लोकल के लोगों को वहां पर एबॉर्जिन कहा जाता है। जितने भी गोरी चमड़ी के हैं ये सब माइग्रेटेड है और यूरोपियन नस्ल है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा अगर हम लोग अफ्रीका की बात करते हैं तो ये ऐसे कुछ बनेगा। नाइजीरिया यहां पर आता है, इसकी तटरेखा को गुलाम तट कहा जाता है।
गुलाम तट कहा जाता है, और यही सबसे ज्यादा अफ्रीका में जनसंख्या वाला देश है। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़े की बात करते हैं तो वो है अल्जीरिया। जनसंख्या का सबसे यानी कह रहा कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार पाया जाता है, दुनिया जानती है, एशिया में, क्योंकि पूरे विश्व का लगभग 66% जनसंख्या अकेले एशिया में पाई जाती है, यानी यहां पर जनसंख्या ठूस ठूस भरी हुई है। निम्न में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? डेनमार्क, ब्राजील, श्रीलंका या नाइजीरिया? नाइजीरिया तो कैसे हो सकता है, अभी बताया था, नाइजीरिया जनसंख्या के लिए परेशान है वो लोग। देखो जितने यूरोपियन देश हैं इनमें जनसंख्या की बहुत कमी है, और कुछ देश ऐसे हैं कि उनकी ग्रोथ रेट माइनस में चल रही, अगर ऐसे बनी रही तो उनकी देश की सुरक्षा के लिए, उनकी सीमाओं के लिए उनके यहां जवान नहीं दिखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान, ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको कर लोगे। ये चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे ज्यादा है? 2 सवाल बनते हैं यहां से। पहला सवाल ये कि अगर आपसे परसेंटेज पूछता है काहे का, एसटी का, तो बच्चा भूल के ना लगाना मध्य प्रदेश, तब लगा देना किसे? मिजोरम। मिजोरम में कुल आबादी का 94% आबादी एसटी है, लेकिन अगर यही टोटल आबादी पूछता है तो मध्य प्रदेश सही होगा। इसी तरीके से अगर आप एससी आबादी की बात करते हैं तो एससी आबादी 31.9% पंजाब में है, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में। लेकिन अगर एससी आबादी की बात करते ओवरऑल तो यूपी हाईएस्ट है, नंबर 1। अगला है भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? ऋणात्मक दर्ज की गई थी 1911 से लेके 21 तक, इसीलिए भारतीय इतिहास में इस दशक को कहा जाता है महाविभाजक काल। ठीक है, हां। अगला है भारत में सबसे अधिक साक्षरता संघ राज्य है, यानी सबसे ज्यादा जो लिटरेसी है संघ राज्य क्षेत्रों में वो है आपका लक्षद्वीप, यानी ये केरल के लगभग इक्विवेलेंट बैठता है, बहुत ज्यादा यहां पर साक्षरता है। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है, यानी शिशु लिंगानुपात कितना था? तो देखा जाए यहां पर ऑप्शन ये चारों थोड़े से गड़बड़ हैं। यहां पर अगर हम थोड़ा सा इसको सी वाले विकल्प पर देखें तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा इसे 919 कर दें तो यह सही होगा, क्योंकि शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 0 से 6 साल के बच्चे लड़के, उनके सापेक्ष 0 से 6 साल की लड़कियां का जो अनुपात आता है उसी को हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, जो कि भारत में 919 है। किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो आप चाहे महिला साक्षरता की बात करो चाहे पुरुष की करो तो केरल नंबर 1 पर है, तो है। अगला है जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में क्या आया है? यहां पर बच्चा कह रहा है कि आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है, यानी ग्रामीण कई गुना, 4 गुना की कमी आई। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात शहरों के मुकाबले अच्छा होता है। न्यूनतम स्त्री पुरुष लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, अगर इनमें सब में देखोगे तो बच्चा सबसे ज्यादा हरियाणा का जो है हाल खराब है। इसीलिए हरियाणा से एक योजना सरकार ने शुरू की थी जिसे कहा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। अगला सवाल पे आते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? परसेंटेज की बात कर रहा है तो छत्तीसगढ़ लगाएंगे, लगभग यहां 45% यहां की आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, वैसे गरीबी इनमें सब में बहुत ज्यादा है। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस अवधि को आगे की ओर बड़ी छलांग कहा जाता है? तो 61 से 71 के बीच में जो जनसंख्या का जो था दौर, ये बहुत ज्यादा यहां पर, क्योंकि यहां पर हरित क्रांति भी आ चुकी थी, खाद्यान्न की भी कमी खत्म हो गई थी और बहुत कुछ मतलब हम लोग तरक्की कर लिए थे धीरे धीरे, तो जनसंख्या मतलब ग्रोथ रेट यहां पर ज्यादा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व तो है, तो जनसंख्या घनत्व बच्चा निकाला कैसे जाता है?
1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लोगों के रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस हिसाब से भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है प्रति मील। मील का तो कोई मतलब ही नहीं, अभी हमने बताया। प्रति लाख ये भी गलत। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में जनसंख्या का त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण है, यदि जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, कह रहा है कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर अगर ऐसी होगी तो यहां पर आउटपुट और इनपुट बराबर, तो यहां पर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर, बढ़ती जन्म दर बढ़ती मृत्यु दर, दोनों जहां पर इनपुट आउटपुट बराबर वहां जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। यहां पर भी बराबर है, यहां पर भी बराबर है। ये ऐसा है, देखो क्या कर रहा है, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, यानी पैदा ज्यादा हो रहे हैं मर कम रहे हैं, तो जनसंख्या यहां पर बढ़ेगी। झील में अत्यधिक मात्रा में संयोजक को क्या कहा जाता है? झील में अत्यधिक मात्रा में संयोजक को क्या कहा जाता है? किस चीज के संयोजक की बात कर रहा है ये पता नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस कर देते हैं, कहां पर सिर्फ आधा अधूरा क्वेश्चन है ये। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता है, क्योंकि यह जो है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मानसून विंड जो है ये ऐसे चलती हैं, ये वाला और पश्चिमी घाट ये, तो यहां पर खूब जम के धुलाई करती, ये पूरा रेन शेडो एरिया में आ जाता है। यहां पर जो थोड़ी बहुत बरसात होती है तो रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटते हुए मानसून से बरसात होती है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। भारत में कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले, किंतु उसमें किसी भी एक जिले से दूसरे जिले की सीमा नहीं लगती है? तो ये है बच्चा तमिलनाडु, पौंडीचेरी, जो कि अलग अलग राज्यों में एक हिस्सा इसका यनम कहलाता है, जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी के डेल्टा रीजन पर है, क्राइकल है, माहे है, पौंडीचेरी है, जो ये सब अलग अलग हैं, मिलते को है नहीं एक दूसरे से। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन विषय माना जाता है, यानी विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल है? पश्चिम बंगाल का ये जो है सुंदरबन जो एरिया है ये शामिल है पश्चिम बंगाल का। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या हो सकता है? यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो समुद्र का तल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में बाढ़ आएगी, पानी समुद्र में पहुंचेगा, समुद्र का तल बढ़ेगा। एक बात, फसलों के स्वरूप में परिवर्तन आएगा, ये भी सही। तटरेखा में परिवर्तन होगा, ये भी सारे सही हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अगला आगे चलते हैं। अब आज की सभा तो यहीं पर समाप्त होती है। आपको बता दें कि अगर आप लोगों को इसका अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम से, टेलीग्राम चैनल जीएस कैंपस पे जाके ले सकते हैं, या आप देख रहे होंगे ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे जाके डाउन कर सकते हैं। नहीं तो जीएस कैंपस को डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो आप अपना नंबर लिख के हमको भेज दीजिए हमारे नंबर पे 9889043941 पे। हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे जिसमें आपको टेलीग्राम पीडीएफ वगैरह सब मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस कैंपस पर। और हां, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लिंक शेयर होना चाहिए ताकि और भी लोग जुड़ेंगे, आपको इससे अच्छा और कंटेंट मिलता रहेगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। और हां, आपको 1-2 दिन में ओलंपिक से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट मिलेगी इसी चैनल पर, पूरी तैयार हो चुकी है, बस आपको किसी दिन 1 से 2 दिन में मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।